एवरीवन। आज हम लोग जो एंड सेमेस्टर में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्जेक्ट्स का। तो हम लोग यूनिट नंबर 3 जो बाउंड्री कंडीशन है हमारा, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है यूनिट नंबर 3 में, उसमें आता है कि बाउंड्री कंडीशन फॉर इंटरफेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए है। उसके बाद आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये भी बाउंड्री कंडीशन जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है आपका एक डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर इंटरफेस बिटवीन टू मैग्नेटिक मीडिया ऑफ डिफरेंट परमिएबिलिटीज। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर इंटरफेस बिटवीन टू मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आपके मैग्नेटिक मीडियम के ऊपर है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के ऊपर है। तो इसमें 3 डेरिवेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन एग्जाम में 100% आता है। 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डेरिवेशन है बाउंड्री कंडीशन का और एक मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइजन्स एंड लैपलास इक्वेशंस। फिर आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कोएक्सियल केबल। बेसिकली लैपलास और पॉइजन्स की इक्वेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस का इंपॉर्टेंट है और एक हाफ प्लेन का इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है कि इन तीनों का कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसा कुछ भी पैरामीटर हमें फाइंड करना है यूजिंग लैपलास और पॉइजन्स इक्वेशंस। किस किस का? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आफ्टर दैट दिस वन हाफ प्लेन का, एंड तीसरा जो हो गया वो हो गया कोएक्सियल केबल या तो सर्कुलर सिलेंडर का। जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बाउंड्री कंडीशन में, मुझे लगता है अगर आप लोग ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाओगे तो इसके बाहर का कोई भी न्यूमेरिकल आना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो उन्होंने एक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है और उसके बाद आपको सेकंड मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। सेम यहाँ पे भी आपको ई दिया हुआ है एक मीडियम के लिए, बाकी मीडियम से उसी मीडियम का आपको नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में उन्होंने चीजें दी हुई है, तो इसका जो ये जो रहेगा ये आपका हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट। सो EN1 जो रहेगा वो हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट, और जो ET1 है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। कैसे मालूम पड़ा? तो जिस रिस्पेक्ट में बाउंड्री दिया होता है एक्सिस का, वो नॉर्मल कंपोनेंट बन जाता है। इसके अलावा एंगल फाइंड करना है बिटवीन E1 एंड नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है D2 का। नॉर्मल कंपोनेंट D2 का मतलब DN2, ये जो है DT2, इस वे से एंगल α2 बिटवीन D2 एंड नॉर्मल टू द सरफेस। बाद में ये मैग्नेटिक मीडियम के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस के क्वेश्चंस है ये वाला, और फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आप लोग काम करोगे तो आपको यूनिट 3 जो होता है वो इजीली स्कोर हो जाएगा। अभी यूनिट नंबर 4 जो है, जो कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड, इसके ऊपर है। तो इसमें जो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। या स्टैटिक फील्ड के लिए भी पूछते हैं, मतलब आपको जो फैराडेज लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस है, ये 4-5 को इक्वेशंस आपको पॉइंट फॉर्म में भी और इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, और उसके डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए। अगर वो खाली इक्वेशन लिखने के लिए आता है तो 4 या 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आएगा। अगर वो डेरिवेशन के साथ आएगा तो आपको 8 या 10 मार्क्स के लिए आता है वो क्वेश्चन। तो ये जो है आपको, ये पहले 2 क्वेश्चन वो हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड एंड स्टैटिक फील्ड। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो रहता है आपको स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम। तो इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपने लिखना है एंड राइट इट्स वेरियस सिग्निफिकेंस। तो उसमें सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है आपको? तो उसमें एक LHS रहेगा और RHS रहेंगे 2। तो LHS क्या इंडिकेट कर रहा है और RHS के जो 2 पार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है उसके अंदर। बाद में राइट इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए जो कंडीशन है वो क्या रहती है? तो J = 0 एंड ρ v = 0। तो ये कंडीशन आपको मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड में पुट करनी है। तो वो जो इक्वेशन बनेगा मैक्सवेल इक्वेशन का, वो फ्री स्पेस के लिए बनेगा। इसके अलावा ये जो यूनिट है, मैं इसमें एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इस यूनिट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड इन द सेंस आपको लेंदी लगेंगे, बट वो बहुत ही सिंपल है।
मतलब वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्टिंग किया ना तो आपको बराबर वो लास्ट स्टेप तक लेके जाएगा न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल है। हाँ स्टेप्स ज्यादा रहेंगे, खाली इतना ही है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें कि एच गिवन होगा और आपको ई फाइंड करना है, या ई गिवन होगा और आपको एच फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एच गिवन है और आपको ई फाइंड करना है, तो फ्री स्पेस बोला हुआ है, तो इसके अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेबा डी बाई डेबा टी। तो इससे क्या हो जाएगा, आप डी फाइंड कर लो और डी फाइंड कर लो, और डी फाइंड करने के बाद आप फिर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको ई आ जाएगा इस वजह से। इस वजह से ई आ जाता है फिर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फील्ड सैटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन इन द रीजन वेयर कंडक्टिविटी इज 0 एंड रो वी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है और ये बोल दिया कि वो मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है वो सारे चारों के चारों मैक्सवेल इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसमें से जो भी बेस्ट इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू, ये ई और एच की वैल्यू पुट करनी है, और आपको जो अननोन है के वो फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, सेम ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 जो कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इसमें या तो इसके ऊपर आएगा या तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आता है वेव इक्वेशन। बाद में वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या है वो पूछते हैं, और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी पूछते हैं फ्री स्पेस में, तो वो भी एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। देन उसमें आता है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, तो एक वो क्वेश्चन आता है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जिसको कि हम लोग ये भी बोलते हैं स्किन डेप्थ, हम लोग उसको इससे डिनोट करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बाद में टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन एक्सप्लेन एनीवन इन डिटेल। बाद में फॉर यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक्सप्लेन द टर्म स्नेल्स लॉ, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन गुड डाइलेक्ट्रिक। ये न्यूमेरिकल है जिसमें कि उन्होंने ई की वैल्यू दी हुई है, ई का इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें आपको बीटा, लैम्डा और एच फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 8 नैनोसेकंड। जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक स्मिथ चार्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल डायरेक्टली आता है। देखते हैं हम लोग और क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा आता है डिराइव द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिर आता है एक स्मिथ चार्ट का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है आपको डिसिपेशन लेस लाइन क्या होती है, बाद में उसका एक्सप्रेशन है वो निकालने के लिए बोलते हैं ये लोग। स्मिथ चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है वो आता है, और डिस्टॉर्शन लेस लाइन क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या है वो पूछते हैं वो लोग एग्जाम में। तो ये यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस अगर आप इन क्वेश्चंस को रेफर करते हो तो आपको इजीली अच्छा स्कोर हो जाएगा। थैंक यू।